नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, यक्षलोक की राजकुमारी। यक्षलोक की राजकुमारी, कहानी विजय कुमार वत्स, चित्रांकन ओम प्रकाश भट्ट। वह एक बहुत ही सुहानी सुबह थी जब गंध देश के राजा शिवम युवराज रूपम को साथ लेकर वन में आखेट करने के उद्देश्य से राजमहल से निकलकर अपने रथ में सवार हुए। जैसे ही उनका रथ वहां से चला, रुकिए महाराज, रुकिए, आवाज सुनकर। क्या बात है राज ज्योतिषी जी, आपने हमें इस प्रकार क्यों पुकारा? क्या आप नहीं जानते कि जाते हुओं को पीछे से आवाज देकर टोकना अपशगुन होता है? क्षमा करें महाराज, धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। बात ही कुछ ऐसी है जिसके कारण मुझे आपको पीछे से आवाज देकर टोकना पड़ा। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है, जरा हम भी तो जाने। राज ज्योतिषी पल भर के लिए झिझका, फिर हिम्मत बटोर कर बोला, महाराज, आप और युवराज आखेट करने के लिए वन में जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने साथ सैनिकों की एक टुकड़ी भी ले जाइए। यह आप क्या कह रहे हैं राज ज्योतिषी जी? क्या आप इस बात को नहीं जानते कि आखेट पर हम केवल राजसी परिवार से संबंधित व्यक्ति के साथ ही जाते हैं और सैनिकों को अपने साथ नहीं ले जाते हैं? महाराज, मैं इस बात को अच्छी प्रकार जानता हूँ, पर आज आपके और युवराज के ग्रह ठीक नहीं है। इस कारण आज आप दोनों पर घोर विपत्ति आने वाली है। यदि आज आप अपने सैनिकों को साथ ले जाएं, तो आने वाली विपत्ति टल सकती है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज आप आखेट पर बिना सैनिकों को साथ लिए न जाएं। इसी में आपका व प्रजा दोनों का भला है। ओह, यह तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई है राज ज्योतिषी जी। राजा शिवम सोच में डूब गया। कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात उसने राज ज्योतिषी से कहा, राज ज्योतिषी जी, हम आपकी ज्योतिष विद्या की कदर करते हैं। आप जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह सच होती है, लेकिन आज हम आपकी बात नहीं मान सकते। महाराज, मेरी विनती है कि आज आप आखेट के कार्यक्रम को रद्द कर दीजिए। राज ज्योतिषी जी, आपने हमें यह सूचना देने में बहुत देर कर दी। अब यदि हम आपकी बात मानते हैं तो लोग कहेंगे कि हम आने वाली विपत्ति से डर गए। साथ ही सैनिकों को साथ लेकर आखेट करने वन में जाने से हमारी राष्ट्रीय रस्म भी टूटती है, क्योंकि राष्ट्रीय रस्म के अनुसार आखेट करने के लिए बिना सैनिकों के जाना पड़ता है। इसलिए आज हम चाहकर भी आपकी बात नहीं मान सकते। यह सुनकर राज ज्योतिषी के मुख पर भय की रेखाएं खिंच गई। उसकी यह दशा देखकर राजा शिवम ने उससे कहा, राज ज्योतिषी जी, घबराइए नहीं, हमें व युवराज को कुछ नहीं होगा। संध्या होने तक हम दोनों सकुशल लौट आएंगे। कहकर राजा शिवम ने रथ को दौड़ा दिया। राज ज्योतिषी हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। बहुत बुरा हुआ। मैंने महाराज को लाख समझाया, पर वह मेरी बात की गंभीरता को नहीं समझे। आज निश्चय ही उन पर व युवराज पर घोर विपत्ति आने वाली है। भगवान उन दोनों की रक्षा करना। दूसरी ओर जैसे ही राजा शिवम के रथ ने वन में प्रवेश किया, युवराज रूपम जोर से चिल्लाया, पिताजी महाराज, वह देखो, एक हिरन अपने नन्हे से बच्चे के साथ खड़ा है। यह सुनकर राजा शिवम ने भी उस ओर देखा। वाह, कैसा सुंदर हिरन है। युवराज, आज हम इन दोनों का ही शिकार करेंगे। तो पिताजी महाराज, देरी न कीजिए और रथ को हिरन के पीछे दौड़ा दीजिए। मैं हिरन का निशाना साधता हूँ। राजा शिवम ने अपने रथ को हिरनों की ओर मोड़ दिया। रथ की आहट पाकर हिरन और उसका बच्चा चौकन्ने हो गए और कुलांचे मारते हुए झाड़ियों में लुप्त हो गए। ओह, वे दोनों तो झाड़ियों में लुप्त हो गए। पिताजी महाराज, निराश न हो, उनका पीछा कीजिए। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। सुनकर शिवम ने झाड़ियों की ओर रथ दौड़ा दिया। झाड़ियों को पार करके दौड़ता हुआ रथ दूर, बहुत दूर निकल गया, पर उन्हें दोनों हिरन कहीं भी दिखाई नहीं दिए। रथ को दौड़ाता हुआ राजा शिवम पसीने से नहा उठा। उफ, दोनों हिरनों को धरती खा गई या आसमान निकल गया। झल्लाते हुए शिवम ने रथ रोक दिया। तत्पश्चात उसने युवराज रूपम से कहा, युवराज, प्यास से गला सूखा जा रहा है। क्या इस वन में पीने के लिए पानी मिल सकता है? पिताजी महाराज, मैं अभी पानी की खोज में जाता हूँ। कहकर रूपम ने रथ में रखा हुआ पात्र उठाया और पानी की खोज में चल दिया। अभी युवराज को गए कुछ ही देर हुई थी कि ओह,
दोनों हिरन वो रहे, मुझे जल्दी से उनका निशाना लगाना चाहिए। यह सोचकर शिवम ने शीघ्रता से तीर कमान पर कसा और हिरन के बच्चे का निशाना बांधकर छोड़ दिया। अगले ही पल, हाय! अरे, ये दोनों तो मनुष्य की तरह करा रहे हैं। तभी मानो आश्चर्य हुआ। ओह, हिरनों के स्थान पर दो मानव मेरे द्वारा छोड़े तीर से बिंधे पड़े हैं। यह क्या रहस्य है? दोनों हिरन कहाँ गए? क्या हिरन मायावी थे? हैरत में डूबा शिवम रथ से उतरा और उन दोनों घायल मनुष्यों के पास पहुंचा। आप दोनों कौन हो? निर्दयी मनुष्य, तूने हम बाप बेटों को घायल करके अच्छा नहीं किया है। हम तो वैसे ही वक्त के सताए हुए हैं। आह, तुम दोनों इस लोक के तो प्रतीत नहीं हो रहे हो। आह, हम दोनों यक्ष हैं और पिता पुत्र हैं। हम दोनों यक्ष लोक के राजा यक्षसेन के रथ के सारथी थे। आह, एक बार हम दोनों की यक्षसेन की सेवा में उपस्थित होने में कुछ देर हो गई, जिससे कुपित होकर यक्षसेन ने हम दोनों को श्राप देकर पृथ्वी लोक पर 5 वर्ष के लिए दुख उठाने के लिए भेज दिया। क्योंकि हम यक्ष हैं, इसलिए मन चाहा रूप धारण कर सकते हैं। पृथ्वी पर आकर हम दोनों विभिन्न पशु पक्षियों का रूप धारण करके इस वन में रहने लगे। अपने श्राप की अवधि पूरी होते ही हम दोनों बाप बेटे पुनः यक्ष लोक को वापस चले जाते, लेकिन आज तुमने हमें तीर से बींधकर मृत्यु के समीप पहुंचा दिया है। आह, अब हम दोनों बचेंगे नहीं। कहकर वह यक्ष पीड़ा से पूरी तरह तड़प उठा। यही हाल उसके पुत्र का भी था। बड़े यक्ष ने किसी तरह पीड़ा पर काबू पाते हुए शिवम से कहा, राजन, तुम्हारे ही कारण आज हम दोनों का यह हाल हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज हम दोनों बाप बेटे मर रहे हैं, जल्दी ही तुम और तुम्हारा बेटा भी इसी तरह तड़प तड़प कर मरोगे। इस जन्म में ही नहीं, अगले 5 जन्मों में भी तुम और तुम्हारा पुत्र तड़प तड़प कर मरोगे। नहीं, ऐसा श्राप न दो। मैं जानता हूँ कि मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हुआ है, फिर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतना कठोर दंड न दो। कहकर शिवम भूमि पर बैठकर घुटनों में सिर देकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी यह दशा देखकर यक्ष ने उससे कहा, राजन, इस समय तुम पश्चाताप की आग में जल रहे हो। तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। अब मैं अपने दिए श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, पर उसकी कठोरता में थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य कर सकता हूँ। अतः अब 5 जन्मों के स्थान पर केवल इसी जन्म में तुम्हारा अपने पुत्र से विछोह होगा। इसके साथ ही इसी समय से तुम्हें मुसीबतें घेर लेंगी। तत्पश्चात इस जन्म की पूरी आयु भोग लेने के पश्चात तुम्हारी व तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी। ओ यक्षदेव, आपने मुझ पर दया करके अपने दिए श्राप में थोड़ा परिवर्तन तो कर दिया है, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इसी जन्म में मेरी अपने बिछड़े हुए पुत्र से मुलाकात हो सके? उपाय तो है राजन। यक्ष लोक के राजा यक्षसेन ही तुम्हारे श्राप की मुक्ति का कारण बन सकते हैं। जिस समय भी तुम्हारी या तुम्हारे पुत्र की राजा यक्ष से मुलाकात हो जाएगी और वे तुम्हें स्पर्श करेंगे, उसी समय तुम पिता पुत्र मेरे दिए श्राप से मुक्त हो जाओगे। ओह, यक्ष लोक के राजा यक्षसेन से भला मैं कहाँ मिलूंगा? शिवम का मुंह निराशा से लटक गया। तभी दोनों यक्षों के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना और घटी। अरे, दोनों यक्षों के मृत शरीरों से आग की लपटें उठ रही हैं। कुछ ही देर में दोनों यक्षों के मृत शरीर जलकर राख हो गए। तब शिवम भारी मन से वहां से लौट पड़ा। युवराज अभी तक पानी लेकर वापस क्यों नहीं लौटा है? कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गया है? मुझे उसकी खोज करनी चाहिए। शिवम रथ में बैठकर युवराज रूपम की खोज में चल पड़ा। दूसरी ओर युवराज रूपम पानी की खोज में वन में बहुत दूर तक चला गया था। तभी उसे एक सरोवर दिखाई दिया। चलो, वन में इतनी दूर तक आने के पश्चात पानी तो मिला। रूपम पानी लेने सरोवर की ओर चल दिया। जैसे ही वह सरोवर के तट पर पहुंचा, ओह, मुझे अचानक ही चक्कर से क्यों आने लगे। दूसरे ही क्षण वह दोनों हाथों से सिर को थामकर भूमि पर गिर पड़ा और भूमि पर गिरते ही वह बेहोश हो गया। दूसरी ओर राजा शिवम युवराज रूपम की खोज में सारा दिन वन में भटकता रहा, लेकिन उसे रूपम नहीं मिला। लगता है यक्ष का श्राप सच हो गया है। युवराज अब मुझे जीवन पर्यंत कभी भी नहीं मिलेगा।
वन में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। ए भाई, क्या तुमने वन में किसी 20 वर्षीय किशोर को भटकते हुए देखा था? नहीं तो श्रीमान, लेकिन माजरा क्या है? आप कुछ परेशान से प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? भाई, मैं गंध देश का राजा शिवम हूँ। आज सुबह मैं अपने पुत्र युवराज रूपम के साथ इस वन में आखेट करने आया था। तभी मेरी मुलाकात 2 यक्षों से हुई। फिर शिवम ने सिलसिलेवार अपने साथ घटी सारी घटनाएं उस आदमी को बता दी। उस आदमी को सारी बात बताने के पश्चात शिवम ने आगे कहा, लगता है यक्ष का दिया श्राप पूरा हो गया है। सारे दिन युवराज की खोज करने के पश्चात भी वह मुझे नहीं मिला है। इस समय हमें बुरी तरह युवराज की याद सता रही है। शिवम ने जिस आदमी को ये सारी बातें बताई थी वह धूर्त जादूगर कालीनाथ था। शिवम की बात सुनकर उसने सोचा, कालीनाथ, गंध देश पर अपना अधिकार जमाने का यह बहुत अच्छा सुअवसर है। राजा शिवम इस समय पुत्र वियोग में बुरी तरह व्याकुल है, इसलिए इसे मूर्ख बनाना बहुत आसान है। मुझे इसके ऊपर अपना जाल फेंकना चाहिए। यह सोचकर जादूगर कालीनाथ ने राजा शिवम से कहा, राजन, मैं मशहूर जादूगर कालीनाथ हूँ। जादूगर कालीनाथ, तुम्हारे जादू की तो हमने बहुत चर्चाएं सुनी है। क्या तुम सचमुच वही हो? हाँ राजन, मैं वही कालीनाथ हूँ। यह सच है कि यक्ष के श्राप के कारण ही युवराज रूपम आपसे बिछुड़ गया है, लेकिन मैं अपने जादू के बल पर युवराज रूपम और आपका पुनर्मिलन करा सकता हूँ। कैसा हो सकता है? अवश्य राजन, बस आपको वह करना होगा जो मैं कहूँगा। तो जादूगर कालीनाथ, जल्दी से बताओ कि हमें क्या करना होगा। राजन, आपको अपने वस्त्र और मुकुट यहीं पर उतारकर पैदल व नंगे बदन पूर्व दिशा की ओर 1000 कदम चलना होगा। जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाते हुए 1000वां कदम आगे रखोगे, आपके सामने युवराज रूपम उपस्थित होगा। कालीनाथ की बात सुनकर शिवम बोला, जादूगर कालीनाथ, यह तो बहुत सरल कार्य है। मैं अभी वस्त्र व मुकुट उतारकर पूर्व दिशा की ओर जाता हूँ। शीघ्रता कीजिए महाराज, शुभ कार्य में देर कैसी? राजा शिवम ने देर नहीं की और तत्काल ही वस्त्र व मुकुट उतारे। लो कालीनाथ, मेरे वस्त्र व मुकुट को संभालो। जब मैं युवराज रूपम को साथ लेकर यहाँ लौटूंगा तब तुमसे वापस ले लूंगा। ठीक है राजन। तब राजा शिवम पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अब मुझे भी देरी नहीं करनी चाहिए। राजा शिवम की नजरों से ओझल होते ही कालीनाथ ने अपने वस्त्र उतारकर राजा शिवम के वस्त्र और मुकुट पहन लिया। तत्पश्चात अब मुझे अपने जादू के बल पर राजा शिवम जैसा रूप धरना चाहिए। अतः उसने अपने गले में पड़ी एक माला निकाली और उसे निर्देश दिया, मेरी जादुई माला मेरा रूप रंग बिल्कुल राजा शिवम जैसा कर दे। राजा शिवम और मुझ में जरा भी अंतर न रहे। अगले ही पल माला के मोतियों से प्रकाश की किरणें फूटी और किरणों के प्रभाव से कालीनाथ का चेहरा बिल्कुल राजा शिवम जैसा हो गया। तब कालीनाथ ने माला को पुनः अपने गले में डाल लिया। तत्पश्चात अब गंध देश के सब लोग मुझे ही राजा शिवम समझेंगे। अब मुझे रथ में बैठकर गंध देश की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। न जाने कब यहाँ राजा शिवम आ धमके। यह सोचकर वह फुर्ती से रथ में सवार हो गया और उसे हाँककर वहां से गंध प्रदेश की ओर प्रस्थान कर दिया। दूसरी ओर वन में चलते चलते जब राजा शिवम ने 1000वां कदम रखा तो उसने सोचा, जादूगर कालीनाथ के कहने के अनुसार मैं 1000 कदम तो चलाया, लेकिन युवराज रूपम मुझे अभी तक कहीं नजर नहीं आया। युवराज रूपम की प्रतीक्षा में वह नंगे बदन ही वहां पर काफी देर तक खड़ा रहा। ओह, सांझ ढलने लगी है। लगता है जादूगर कालीनाथ का जादू भी बेकार चला गया। युवराज रूपम को आना होता तो वह अब तक मुझे मिल जाता। इससे पहले कि रात हो मुझे अपने रथ के पास लौट जाना चाहिए। यह सोचकर निराश था शिवम वापस लौट पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां वह अपना रथ और कालीनाथ को छोड़कर गया था तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, यह क्या? ना यहाँ पर मेरा रथ है, ना ही मेरे वस्त्र और मुकुट, और तो और जादूगर कालीनाथ भी नहीं है। बस कालीनाथ के वस्त्र पड़े हुए हैं। अतः शिवम हक्का बक्का सा चारों ओर देखने लगा। जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो वह निराश सा वहीं बैठ गया। लगता है जादूगर कालीनाथ भी मेरे साथ धोखा कर गया है।
और मेरे रथ को लेकर कहीं चंपत हो गया है। शिवम ना जाने कब तक वहां उसी प्रकार बैठा रहा। जब धीरे धीरे रात घिर आई तो वह चेता, इस तरह यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, मुझे शीघ्र ही गंध देश चलना चाहिए। और बेचारा शिवम नंगा ही गंध देश की ओर चल पड़ा। सुबह अगर मैं राज ज्योतिषी की बात मान लेता तो मेरे साथ यह सब न घटता। मेरी जिद का फल बेचारे युवराज रूपम को भुगतना पड़ा। न जाने इस समय वह कहाँ होगा। दूसरी ओर गंध देश के राजमहल में राज ज्योतिषी महारानी कनकलता से कह रहा था, महारानी जी, मुझे लगता है कि वन में महाराज और युवराज के साथ कोई दुर्घटना घट गई है, तभी तो वे रात्रि होने पर भी वापस नहीं लौटे हैं। राज ज्योतिषी जी, न जाने क्यों महाराज ने आपकी बात क्यों नहीं मानी। हे भगवान, महाराज व युवराज पर कोई संकट न आए। अभी वे दोनों यह वार्तालाप कर ही रहे थे कि राजा शिवम का रूप धरे कालीनाथ ने वहां प्रवेश किया। महाराज, आप आ गए। महाराज अकेले हैं, युवराज रूपम कहाँ है? कालीनाथ चुपचाप आकर बैठ गया। तब घबराई हुई सी महारानी कनकलता ने उससे पूछा, सब कुशल तो है, युवराज रूपम कहाँ है? सुनकर कालीनाथ फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ महाराज, आप रोने क्यों लगे? रूपम ठीक तो है? रूपम कहाँ ठीक है महारानी, उसे तो वन में शेर ने फाड़ डाला। क्या, उसे शेर खा गया? हाय मेरा बेटा! महारानी कनकलता गश खाकर गिर पड़ी। कालीनाथ ने आगे बढ़कर महारानी कनकलता को संभाला। तब राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज, सुबह आपने मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था, इसी कारण युवराज रूपम की इस प्रकार मृत्यु हुई है। आपको सुबह शिकार पर नहीं जाना चाहिए था। कालीनाथ ने राज ज्योतिषी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही सारे राज्य में युवराज रूपम की मृत्यु का समाचार फैल गया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। बेचारे महाराज इस सदमे को कैसे सह पाएंगे। युवराज रूपम तो गंध देश का भावी राजा था। अब महाराज शिवम के बाद कौन इस देश का राजा बनेगा? भगवान युवराज रूपम की आत्मा को शांति देना। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई थी। दूसरी ओर गिरता पड़ता राजा शिवम गंध देश की ओर बढ़ा चला जा रहा था। महारानी कनकलता को युवराज रूपम के गुम होने की सूचना मिलेगी तो वे तो गश खाकर गिर जाएंगी। मैं उन्हें यह सूचना किस प्रकार दूंगा? सारी रात लगातार चलने के पश्चात राजा शिवम अपने महल के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा राजा शिवम हूँ। जाओ, महल में जाकर महारानी को हमारे आने की सूचना दो और हमारे वस्त्र लाकर दो। हा हा हा, तुम और हमारे राजा? अपने आप को इस देश का राजा बताने वाले, बेशक तुम्हारी शक्ल हमारे राजा शिवम जैसी है, लेकिन हमारे महाराज तो कभी भी इस वेश में नहीं रहते हैं। कहकर पहरेदार हंस पड़ा। उसका साथी भी खिलखिलाकर हंसने लगा। उनकी यह हरकत देखकर शिवम क्रोध से चिल्लाया, नमक हरामो, तुमने इतने दिन हमारी नौकरी की, क्या अब तुम मुझे भूल गए हो? पागल आदमी, इस समय गंध देश के राजा शिवम अपनी बीमार महारानी के पास महल में बैठे हैं। यह कैसे हो सकता है? इस देश के राजा हम हैं। जाओ, महल में जाकर हमारे बारे में बताओ। यह देखकर पहरेदार ने दूसरे पहरेदार से कहा, लगता है यह सिरफिरा आदमी यहाँ से टलने वाला नहीं है। क्या किया जाए? जाओ, तुम महल में जाकर इस पागल के बारे में महाराज को बताओ। वे ही इस पागल के बारे में निर्णय करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। तब शिवम को द्वार पर ही छोड़कर एक पहरेदार महल में चला गया। महल में जाकर उसने कालीनाथ से कहा, महाराज, महल के बाहर एक आदमी आया है। वह अपने आप को इस देश का राजा बताता है और आपकी पोशाक मांग रहा है। पहरेदार की बात सुनकर शिवम बना कालीनाथ सोच में पड़ गया। लगता है राजा शिवम महल के बाहर आ पहुंचा है। कुछ सोचकर उसने पहरेदार को आदेश दिया, जाओ, उस पागल आदमी को यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। आदेश पाकर पहरेदार कक्ष से निकल गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।